हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट विद मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों ये पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 7 है। आप ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट नंबर आज 7 है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से समझेंगे। आज महान अशोक के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जो जिन्हें महान अशोक कहा गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के दादा का नाम क्या था, तो उनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य था। और उन्होंने ही उनके वंश की यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले। दोस्तों जिन लाइनों को मैं हाईलाइट करता हूं आप उनको याद रखेंगे, जिनको 2-3 बार मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का हो, या यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी कांस्टेबल, या जो भी एग्ज़ाम है सभी में पूछा जाता है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है या अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य ने लिखा था। और चाणक्य का और कौन सा नाम था, तो कौटिल्य। कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम था। कौटिल्य का ही चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले की थी। उनके और उनको राजा किसने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य नाम के एक व्यक्ति ने, और जिसकी रचना या जिसकी किताब का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था, तो साम्राज्य की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में स्थित था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में स्थित था तक्षशिला, जिसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और यहाँ पे कई विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। आगे देखेंगे दोस्तों। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हों, आप जानते हैं कि मैं वीडियो के बीच में कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से मैं एक एक वीडियो बना पाता हूँ। पहले अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद में वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे देखेंगे वंश, यानी कि वंश की बात यहाँ पे की जा रही है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। तो वंश किसे कहा जाता है, जब एक ही परिवार के एक के बाद एक कोई शासक का बेटा या बेटी राजा बनता रहता है तो उसे एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, यानी कि मौर्य वंश जो था उसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। चंद्रगुप्त ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था, तो लगभग 2300 ईस्वी में, 2300 साल पहले आज से, ठीक है। एक मैंने वीडियो और आपको दिया था एनसीईआरटी की, उसमें मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध लगभग कितने वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। तो आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली था, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक
तो यानी कि अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीनों शासक जो थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे या बहुत ही मजबूत शासक थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापार और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। ये कहाँ की बात कर रहा, तो मौर्य साम्राज्य जहाँ से लगता था पाटलिपुत्र से, वहाँ की बात की जा रही, उज्जैन तक्षशिला सभी जगह की। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। यानी कि जो साम्राज्य था वहाँ पे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। अलग अलग क्षेत्रों में वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि वह अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अलग अलग किस्म के वस्त्रों को भी वह पहनते थे। आप देख सकते हैं तक्षशिला यहाँ पे स्थित था। यहाँ पे था तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और ये आपका रहा मेरठ, ये लुम्बिनी, ये कौशाम्बी, ये सभी प्रमुख जगह थी। कालिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे था कालिंग। इस तरफ थी अरब सागर और इस तरफ थी बंगाल की खाड़ी। ये पाटलिपुत्र आपके पटना में पड़ता था, वर्तमान में पटना इसका नाम है। यहाँ पे ये सारनाथ यूपी में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपको लेके चल रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकें। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, वह तो इसीलिए वह अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यानी कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी कि जो कर जो होता था, टैक्स, इसको इकट्ठा करने के लिए जो राजा होता था वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा की जासूसी अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके यानी कि जो राजा के जासूस थे, राजा के जो जासूस होते थे वो अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। कौन रखता था, तो आपको इसका नाम याद रखना है, सम्राट। तो आपसे पूछा जाएगा कि सम्राट किस पर नियंत्रण रखता था, तो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सबके ऊपर वह नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था।
और अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने सीखी राजकाज के बारे में। राजकाज के बारे में ये देखेंगे आप, नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विधि पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा, यानी कि जो स्वेच्छा से देते थे। स्वेच्छा का मतलब होता है दोस्तों जो अपनी इच्छा से देते थे, जो अपनी इच्छा से देते थे टैक्स या कर। राजधानी में सम्राट, राजधानी में सम्राट, इस टॉपिक को सीखेंगे। जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। और कहाँ इसको भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो मेगास्थनीज ने क्या देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ये किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रतिष्ठित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा एक बात से डरते रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि ये सेल्यूकस, मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर को बताया कि वे एक ही कमरे में 2 रातें कभी नहीं सोते। और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के बारे में जानेंगे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। तो आपको याद रखना है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। बने बसेरे से घिरा है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो इसे भी देखेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक थे। अशोक के दादा का नाम क्या था, तो अभी हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिम्बिसार, और बिम्बिसार के पुत्र का क्या नाम था, तो अशोक। ठीक है,
वह ऐसा पहला शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो आपको याद रखना है कि अशोक के कौन से भाषा में अभिलेख हैं, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। अशोक का कालिंग युद्ध, अशोक का जो कालिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, इसके विषय में आइए जानेंगे और सीखेंगे। अशोक ने कालिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्हें युद्ध से यानी कि घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि ये युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। कालिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, तो अभिलेख कौन सा था, तो शायद ये 13वां अभिलेख था अशोक का, जिसमें कालिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। 13वां अभी आगे देखेंगे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो अशोक कालिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने से 8 साल बाद मैंने कालिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारी बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने परिजनों को खो देते हैं। तो ये किसने कहा? अशोक ने वर्णन करवाया अपने अभिलेख में। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसलिए उन्होंने अभिलेख लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए उन्होंने अभिलेख लिखवाया था। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, अशोक ने अपने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में राजदूत भेजे। कहाँ भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए उसने कहाँ भेजा? श्रीलंका। तो ये पूछा जाता है कि श्रीलंका अशोक ने किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। यहाँ पे कुछ लिपि है दोस्तों, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं अच्छे से। ये है ब्राह्मी लिपि, इस प्रकार से अक्षर लिखे जाते थे। ये देवनागरी लिपि है जिसे आज भी आप और हम पढ़ते हैं। ये बांग्ला लिपि है, ये मलयालम है भाषा, और ये तमिल।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।